पाकिस्तान के मौजूदा माशी मसाइल को समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे एक अच्छी अप्रोच ये हो सकती है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री के ऊपर एक नज़र डालें और ये समझने की कोशिश करें कि इस वक्त के मौजूदा हालात का तारीखी तनाजुर क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान के क़याम के पहले 30 साल पहला फेज करार पाएगा और उसके बाद 1979 से लेकर 2022 तक दूसरा दौर करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान के क़याम के बाद के जो पहले 30 साल थे, उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है और तमाम की इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही और इस पूरे रीजन में एवरेज ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तमाम ममालिक से तो 2% से पाकिस्तान इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। अगर हम पाकिस्तान की तारीख के दूसरे हिस्से के ऊपर आएँ, तो इन 40 सालों में पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल रेपिटेटिव इन नेचर रहे हैं और एक तरह के मसाइल बार-बार आते रहे हैं। तो इन दोनों जो हमने ब्रॉड डिविजन्स की हैं, तो इनकी डिटेल के अंदर भी जाने की ज़रूरत है कि पहले 30 सालों के अंदर हम अगर उनको डिवाइड करें, उन फ़ेज़ेज़ के सब फ़ेज़ेज़ बना के समझने की कोशिश करें कि उन 30 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों ज़्यादा रही और फिर जो दूसरा हिस्सा है पिछले 40 सालों का 1979 से लेके 2022 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर वो कौन से ऐसे माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और ऐसे मसाइल हैं जो कि रेपिटेटिव इन नेचर हैं, वही वाले मसाइल बार-बार क्यों होते रहे। जैसे पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेजेस हैं, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला फेज है, उसका जो सब फेज हम बना सकते हैं, वो 1947 से 1958 तक का टाइम फ्रेम है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जब पाकिस्तान के अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव और आईनी सरबराह कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा, सदर होगा, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होगा या वजीर आजम होगा। अभी इसके ऊपर ही हमने कंसेंसस डेवलप नहीं किया और अभी तक हमारा आइन ही नहीं बना था। तो 1947 से लेके 1958 तक जब आपके मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम तो वैसे ही इर्रेलेवेंट हो जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जब हम एक लर्निंग कर्व के ऊपर थे और हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को डिवाइस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो पहले फेज का दूसरा हिस्सा है, जिसको हम 1958 से लेके 1978 तक का टाइम फ्रेम कह सकते हैं, ये पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तारीख का गोल्डन ईरा है। अब इस ईरा के अंदर इंटरेस्टिंगली हुआ ये है कि डेवलपमेंट तो बहुत हुई, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस खित्ते से पाकिस्तान 2% से ज़्यादा ग्रो कर रहा था और इस रीजन में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो सबसे ज़्यादा थी। और डॉक्टर अकबर ज़ैदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल का ज़िक्र किया है कि उस दौर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान को अगला अमेरिका प्रेडिक्ट किया था कि जिस तरह इस वक़्त पूरी दुनिया के लिए लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ अमेरिका को कहा जाता है, आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, इतनी इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये अगला अमेरिका बन सकता है। तो पहले देखते हैं कि अयूब खान का जो इकोनॉमिक मॉडल था, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो क्या थी? चूँकि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्री थी वो बहुत कम आई थी। तो अयूब खान ने एनालाइज़ ये किया कि किसी भी मुल्क की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इंडस्ट्री इंस्टॉल की जाए। और उसने हार्वर्ड के प्रोफ़ेसर्स को अपने इकोनॉमिक एडवाइज़री के ऊपर रखा। तो हार्वर्ड ने पाकिस्तान के मारूज़ी हालात को स्टडी करने के बाद एक मॉडल प्रपोज़ किया। मॉडल ये था कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो बेस है वो बहुत लो है, जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है वो बहुत कम है। तो हमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं इनसे बात करनी है और फिर डॉक्टर महबूब हक की वो मशहूर रिपोर्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो टोटल वेल्थ है या तकरीबन 80% जो वेल्थ है, 80% जो इंडस्ट्री है, वो 20 खानदानों के पास है। तो ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने जनरल अयूब खान को प्रपोज किया था कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें और अपना इकोनॉमिक विजन उनके साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सके और
इस इकोनॉमिक मॉडल का नाम उन्होंने दिया था कि ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का मतलब ये होगा कि वो 20 खानदान, वो लोग जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको मज़ीद इंडस्ट्री लगाने के लिए एनकरेज करें और रियासत उनको सपोर्ट करे। जब रियासत उनको सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंडस्ट्री लगेगी, तो इससे वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी। तो ये जो असरात हैं माशी खुशहाली के, ये उन 20 खानदानों से नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन करते-करते हमारा जो लोअर स्ट्राटा जो सोसाइटी है उस तक भी पहुँचेंगे। तो 60 की दिहाई में हमने हार्वर्ड का जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक मॉडल था उसके ऊपर अमल किया, और चूंकि बेस बहुत लो थी, एक छोटी बेस से हम शुरू कर रहे थे, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो बहुत ज्यादा थी। इसी टाइम फ्रेम में का जो दूसरा हिस्सा है वो जुल्फकार अली भुट्टो का इकोनॉमिक मॉडल है, जो कि इंटरेस्टिंगली जनरल अयूब के इकोनॉमिक मॉडल का बिल्कुल 180 है। जनरल अयूब का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी थी। मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही थी कि मार्केट के अंदर चीज़ों की, कमोडिटीज़ की और सर्विसेज की प्राइस क्या होगी। इसके बिल्कुल 180 के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा कि नहीं, हमने सोशलिस्ट जो निज़ाम है, जो कम्युनिज़्म का इकोनॉमिक मॉडल है, उसको अडॉप्ट करना है, और तमाम इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलाइज़ जो यूनिट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको नेशनलाइज़ कर दिया गया, और गवर्नमेंट की सुपरविज़न के अंदर ये तमाम इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट करना शुरू हो गई। अब इसका नुकसान ये होता है कि चूँकि जो अयूब खान के दौर में इकोनॉमिक इंजन का ग्रोथ था, वो प्राइवेट सेक्टर था, वो प्राइवेट इन्वेस्टर था। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टर को आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करके कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, तो वो सारा, तो जो ओनरशिप है वो तो रियासत के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान से जाना शुरू कर दिया। लेकिन जो इसके असरात पड़े, मजमूई कर पाया पाकिस्तान, तो ये वो वाला टाइम फ्रेम है पाकिस्तान की आज़ादी के पहले 30 साल, जिसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री का गोल्डन टाइम कहा जा सकता है, जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। अब 1979 में मार्शल लॉ लग जाता है, और वो 1988 तक चलता है। ये तीसरा फेज़ है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अगर हम इसके सब फेजेज़ करें, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 फेजेज़ हैं, पहले 30 साल और अगले 40 साल। तो अब हम इसकी डिविजन्स करते आ रहे हैं कि इन बड़े 2 फेजेज़ के अंदर क्या-क्या हुआ। तो 1979 से 1988 का जो टाइम फ्रेम है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसकी वजह बहुत ऑब्वियस है कि अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी, सोवियत यूनियन की इन्वेजन हो चुकी थी, और अमेरिका हमारा एलाई बन चुका था, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की बहुत ज़्यादा इनफ्लो आ रहा था। तो इन 10 सालों में तकरीबन पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिक मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और पाकिस्तान एक एड बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गया, जिसके अंदर डॉलर का इनफ्लो चूंकि इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी एक सेकेंडरी फैक्टर बन गया, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो लोकल इंडस्ट्री चाहिए, जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्टिविटी चाहिए, वो एक सेकेंडरी फैक्टर बन गया, और डॉलर के इन्फ्लक्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन कर गई। उसके बाद जो 1988 और 1999 का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर तकरीबन 4 जमहूरी हुकूमतें आती हैं, उसके अंदर चारों जमहूरी हुकूमतों का टाइम पूरा नहीं हो पाता, और उनको किसी न किसी वजह से हटा दिया जाता है। ये वो वाला टाइम फ्रेम है 1988 का, ये वो लैंडमार्क टाइम है जब पाकिस्तान ने आईएमएफ के पास जाना शुरू किया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पे, कि पाकिस्तान के जो बजटरी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए पाकिस्तान ने आईएमएफ के पास जाना शुरू किया। पाकिस्तान ने डॉक्टर आतिफ आर मियाँ की रिसर्च के हिसाब से पाकिस्तान ने टोटल जो आईएमएफ से प्रोग्राम हासिल किए हैं वो 23 हैं, और 1988 से अब तक पाकिस्तान ने 13 प्रोग्राम आईएमएफ से लिए हैं, और ये तमाम 13 के 13 प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर लिए गए, जिसमें पाकिस्तान अपने जो बजटरी मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करता रहा। तो ये जो टाइम फ्रेम था, इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, किसी भी हुकूमत को अपना जो रिफॉर्म एजेंडा था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा था, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिला, और पाकिस्तान एक ऐसे स्लगिश किस्म के टाइम फ्रेम में फंस जाता है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 1% आगे जाती है तो 2% फिर कम हो जाती है।
تو چونکہ اسٹیبلٹی نہیں تھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، بہت زیادہ انسٹیبلٹی نظر آتی رہی، تو پاکستان نے اکنامکلی اس ٹائم فریم میں کوئی خاص زیادہ گرو نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کا چوتھا فیز تھا۔ اس کا پانچواں فیز پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مشرف کا ایرا بنتا ہے، جو کہ 1999 سے لے کے 2008 کا بنتا ہے۔ 1999 کے بعد کے تقریباً 2-3 سال تو ایسے گزرے جب پاکستان کے اوپر کافی زیادہ سینکشنز لگی ہوئی تھی، لیکن جب ایک بلیسنگ ان ڈسگائز آتی ہے 9/11 کی شکل میں، تو پاکستان ایک دفعہ پھر ایلائی بن جاتا ہے امریکہ کا، اور پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈالرز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشرف کی جو اکنامک ماڈل تھا، اکنامک پالیسی تھی، اس کو ہم ڈسکرائب ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک تو فیکٹر وہی تھا جو جنرل ضیاء کے دور میں تھا کہ بہت زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن دوسرا اکنامک لبرلائزیشن بہت زیادہ ہوئی۔ گلوبلائزیشن کے بعد پاکستان نے اپنی اکانومی کو باقی دنیا کے لیے کھولا، ملٹائی نیشنل جائنٹس پاکستان کے اندر آئے، تمام بینکس پاکستان کے اندر آئے، ٹیلی کمیونیکیشن کا پورا سیٹ اپ پاکستان کے اندر لگا، اور جو سب سے جو کی ماسٹر اسٹروک کہا جا سکتا ہے مشرف کی اکنامک پالیسی تھا، وہ یہ تھا کہ کنزیومر کریڈٹ کے اوپر جو کنزیومر ایک مڈل کلاس اس نے جنریٹ کی، جس کے پاس جس کو فوکس کیا اس نے کہ جو ایک مڈل کلاس ہے جو کہ کنزمپشن کرے پوری اکانومی کے اندر، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں بینکس، جس کی وجہ سے کنزیومر کنزمپشن کا پیٹرن پاکستان کے اندر آیا، اور اس ایرا کے اندر بھی 2003-4 سے لے کے تقریباً 2007 تک کا جو ٹائم فریم ہے، اس میں پاکستان کی اکنامک گروتھ تقریباً 6% تک گئی۔ لیکن چونکہ یہ بھی سسٹینیبل نہیں تھا، آپ جو ایک بندے نے اگر ایک دفعہ گاڑی لے لی ہے، ایک دفعہ گھر لے لیا ہے، تو یہ ایک ایسی پرچیز ہوگی جو کہ شاید اس نے 10 سال بعد یا 15 سال بعد پھر دوبارہ کرے گا۔ گھر تو شاید دوبارہ کبھی بھی نہ لے، لیکن گاڑی ہو سکتا ہے 10 سال بعد بدلے۔ تو اس مارکیٹ کے اندر جو کیپیسٹی تھی ٹو پروڈیوس، وہ بہت لمیٹیڈ تھی، اس وجہ سے یہ سسٹین نہیں کر پایا۔ اور اس کے بعد جب امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے یہاں سے وڈرا کر لینا ہے، تو ہمارا جو کولیشن فنڈ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ پانچواں فیز تھا جو مشرف کے دور میں پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکرائب ایسے کر سکتے ہیں کہ جس کے دو بنیادی پلرز تھے، فورن ایڈ اور پاکستان کے اندر کنزیومر کنزمپشن آن کریڈٹ بیکڈ بائی دا بینکس۔ اور جو چھٹا فیز ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کا، وہ 2008 سے لے کے 2022 تک کا ہے، جس میں وہ تمام مسائل پیش ہیں کہ ہمیں اب دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل تھا، ایک وشیس سائیکل تھا، جس کے اندر پاکستان کی معیشت پھنس گئی تھی کہ ہم گرو کر رہے تھے، جیسے جیسے گرو کر رہے تھے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی جو اکنامک پروگرس ہے، اکنامک گروتھ ہے، اس کو سلو کرنا پڑتا تھا، اور جب سلو کرتے تھے تو اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی تھی، انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا تھا، انفلیشن بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا اوور ویو میں نے دینے کی کوشش کی ہے جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ ایک نٹ شیل میں پاکستان کی ہسٹری آف اکنامک ڈیولپمنٹ کو میں نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں ٹیک اوے کیا ہے؟ پاکستان کی اکنامک ہسٹری سے ٹیک اوے ہم کیا لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ہمیں لرننگ کیا ڈرا کرنی ہے اپنی اکنامک ہسٹری سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا کہ وہ تمام ٹائم فریمز جب پاکستان کے اندر مارشل لاء لگا تھا، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بہتر ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارشل لاء اچھا ہوتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء لگنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب تک گورننس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی اور اکنامک پالیسیز کے اندر سسٹینیبل طریقے سے لانگ ٹرم پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اس اکنامک پالیسی کا کوئی بھی فائدہ اس ملک کو نہیں ہو پائے گا۔ تو ان تمام ادوار کے اندر پاکستان کے اندر جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے دو بنیادی فیکٹرز تھے۔ پہلا فیکٹر تو جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو پالیسیز ہیں وہ سسٹینیبل تھیں، وہ لانگ ٹرم تھی، اور دوسرا چاہے وہ ایوب کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو یا مشرف کا دور ہو، تینوں ادوار میں ہم کسی نہ کسی وجہ سے امریکہ کے ایلائز تھے۔ ضیاء کے دور میں افغان وار ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہم ایلائز بن گئے، یو ایس کی جو سپورٹ تھی ہمیں ملتی رہی سوویت انویژن کے خلاف۔ مشرف کے دور میں 9/11 ہو چکا تھا، ہم یو ایس کے ایلائز تھے، اور اس سے پہلے اگر ہم جائیں
जनरल एग्रीमेंट्स थे पाकिस्तान उनके अंदर अपनी एक जो एलाइड फॉरेन पॉलिसी थी कि हमने वेस्ट के साथ अपने आप को एलाई करके रखना है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, तो इस हिस्ट्री को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल तक पहुँचते-पहुँचते पाकिस्तान की इकोनॉमी किन फेजेस से गुजरी है। इन तमाम फेजेस को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कोई कंसीडर्ड ओपिनियन बना सकते हैं और कोई दुरुस्त राय कायम कर सकते हैं।